हाँ बच्चों देखिए, अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। उसमें हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे अभी हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में कैसे निकाला होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, हमें प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ में पहले हमें सिमेट्रिसिटी ढूंढनी पड़ती है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, ऐसा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके थ्रू हमें बहुत इजी हो जाता है निकालना, ठीक है ना। सिमेट्रिकल बिल्कुल होना ज़रूरी है। देन सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, और उसके बाद फ्लक्स निकाल लेते हैं। देन फोर्थ स्टेप में गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, हियर सपोज लॉन्ग प्लेन शीट विच हैज़ चार्ज Q, जिसके पास चार्ज कितना है? Q है, ठीक है ना। आप इस बोर्ड को भी पूरा कंसीडर कर सकते थे कि इस बोर्ड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बहुत बड़ा बोर्ड है, ठीक है ना। वहाँ से सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और हमें उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है ना। और इसमें आप सभी जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा में कंसीडर करना पड़ता है। मीन्स सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पे कंसीडर करना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे प्लेन शीट कंसीडर किया, दिस इज अ प्लेन शीट, ठीक है। प्लेन शीट, ये प्लेन शीट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और हमने यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी बाहर की ओर। सपोज करिए बोर्ड है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है कि उसके इनसाइड चार्जेस आ जाए, ठीक है ना, उसके इनसाइड चार्जेस आ जाए। देखिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, वैसे इस साइड में भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, ठीक है ना, दोनों साइड्स में भी। तो हमें एक सिमेट्रिकल ऐसा सरफेस बनाना है। तो देखिए हमने एक सिमेट्रिकल सरफेस ऐसे बना दिया यहाँ पे। आप चाहे तो ये सिलेंड्रिकल वाला जो शेप है ये बड़ा भी बना सकते थे, इतना बड़ा भी बना सकते थे, बहुत बड़ा बना सकते थे, ठीक है ना। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते थे। तो देखिए पहले आपको हम समझाते हैं। सपोज करिए ये यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होंगी? ऐसे सामने आपकी तरफ आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी। तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा जिसके अंदर सारे के सारे चार्जेस आ जाए। लेकिन सारे के सारे चार्जेस इसमें तो नहीं आ पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। इसका एरिया कितना मानना पड़ेगा? ए। इसका एरिया कितना मानना पड़ेगा? ए। या तो आप एस मानिए, कुछ भी एरिया कंसीडर करिए, एस ही कंसीडर कर लीजिए या एरिया ए कंसीडर कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एरिया ए कंसीडर किया। आपको बात समझ में आ रही है ना? इस एरिया ए को कंसीडर करने के बाद इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी उसके अराउंड एक हमें सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है। और ये सिमेट्रिकल सरफेस कैसा बन रहा है? सिलेंड्रिकल शेप में सिमेट्रिकल सरफेस बन रहा है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल शेप याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल शेप में जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे उसके अराउंड भी कैसा बना था? सिलेंड्रिकल बना था। ये भी है, यहाँ पे भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? सिलेंड्रिकल शेप मानना पड़ेगा, वो भी सिमेट्रिकल अबाउट ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना। यानी कि हमें सिमेट्रिसिटी दोनों साइड से कंसीडर करनी है, ठीक है। तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए क्लोज सिलेंडर हुज एक्सिस इज नॉर्मल टू शीट ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। ये पूरा शीट ऑफ द चार्ज है, इसका जो सिलेंड्रिकल जिसका एक्सिस क्या है? नॉर्मल है, ठीक है ना। ये कोई प्लेन शीट है, और इसके नॉर्मल हमने सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया। यहाँ पे पंक्चर करके हम इस साइड भी इधर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या, तो हेंस फ्लक्स लिंक्स विद द सरफेस। हम जानते हैं कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सॉरी, थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसके अंदर कितना चार्जेस होगा? उसके अंदर हमने माना स्मॉल क्यू चार्जेस। इसके अंदर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और इसके अंदर कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है ना। स्मॉल क्यू चार्ज है, देखिए यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं? क्यू इक्वल्स टू कितना होगा? सिग्मा इंटू ए, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है ना। तो वैसे ही क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। हमने छोटा सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया, एरिया ए जिसमें चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू है, ठीक है ना। तो फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो कर्व सरफेस के थ्रू
और दोनों फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट सरफेस, क्योंकि हमें ये पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें निकालना है। और इसका सेंटर से डिस्टेंस हमने मान लिया आर है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 फेसेस हो गए, एक सिलेंड्रिकल वाले के 3 फेसेस हो गए, ठीक है ना। तो 3 फेसेस अगर हो गए, सपोज करिए 1 सेकेंड, देखिए 3 फेसेस हो गए, ठीक है ना। एक कर्व हुआ और एक क्या हुआ, ये वाला फ्लैट और ये फ्लैट। जैसे ये सिलेंडर है ना, मेरे पास कुछ एग्जांपल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे ये सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, ये फ्लैट सरफेस, ये कर्व वाला, ये फ्लैट और ये फ्लैट, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना। इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया, आर, ठीक है ना। तो कर्व फ्लैट, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कैसी होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले का प्लेट है ना, ये प्लेट है, फ्लैट है, समझिए फ्लैट है, जिसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, ए कैप या ds कैप कंसीडर कर लीजिए, या da कैप, जो भी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। और इस वाले के थ्रू देखिए एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। यानी कर्व सरफेस के थ्रू एंगल 90 डिग्री है, फ्लैट वाले के थ्रू एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर, ये फ्लैट वाला आप समझ रहे हैं ना, ये वाला, इस एरिया वेक्टर कैसे, जैसे फ्लैट वाला ये है, ठीक है ना, फ्लैट वाला ये है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो यानी कि दो फ्लैट हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए, तो कर्व वाले के थ्रू अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके बीच एंगल कितना होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और इस वाले के थ्रू देखिए क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। ये दोनों फ्लैट वाले के थ्रू था, ये फ्लैट, ये भी फ्लैट वाले के थ्रू। तो अब देखिए क्या हम करेंगे, इसके थ्रू तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पूरा टर्म 0, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और ds का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a फुल क्या हो जाएगा, a मानिए या s मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ds है तो हम s कंसिडर कर ले रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, e इंटू ए लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, और इसका भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, e इंटू ए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2EA। अब क्या अप्लाई कर देंगे, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो क्यू देखिए फाई के, क्यू के जगह पे वैल्यू कितनी है, क्यू के जगह पे वैल्यू सिग्मा इंटू ए है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और फाई के जगह पे कितनी वैल्यू रख देंगे, फाई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू 2 इंटू ई ए, ठीक है ना। फाई की वैल्यू कितना रखें, 2 इंटू ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट, ई इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितना आसान था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट एट एनी गिवन पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रखिएगा। इसमें देखिए डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे आर नहीं आया है, यहाँ पे आर टर्म नहीं आया, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा भी नहीं, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, नहीं होगा, घटेगा। आप सपोज करिए कि ये पूरा प्लेन शीट है, और यहाँ पे इसको पहले नोट करिए, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना, नोट करिए। हाँ देखिए इसमें आपको क्या समझाना था, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ये प्लेन शीट ऐसे है, यहाँ पे देखिए चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फार्मूला कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे निकल रही है और ये बहुत दूर तक, ये कहाँ तक जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि कोई सरफेस बनाइए, तो इसमें भी देखिए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं, यहाँ पे भी आप बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है। अगर इनफाइनाइटली प्लेन शीट ये ना होता, सपोज करिए अगर ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट ना होता, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे होता। देखिए यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे तो निकल जाती, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे तो निकल जाती, यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती कुछ ऐसे निकलती, कुछ ऐसे निकलती। यानी कि अब बताइए कि अगर ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट ना होता, यहाँ पे हम बनाते थे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे बनाते थे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए यानी कि हर जगह अलग अलग हो जाता कि नहीं हो जाता। इस वजह से हमने यहाँ पे जो कंसीडर किया है वो इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जैसे निकल रही है, ठीक है ना। सपोज करिए बोर्ड है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जैसे निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिर भी ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक सरफेस के थ्रू किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर दोनों सरफेस पे पूछता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू हाफ हाफ कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंसीडर हम लोग कर लिए होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है ना। अगर ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट ना होता तो गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर चार्जेस इंक्लोज कर, और हम कंसीडर नहीं कर सकते थे कितने चार्जेस इंक्लोज हो रहे हैं। मानने को तो मान लेते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ ऐसी जाती है कि हमें सिमेट्रिकल सरफेस बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्लियर होता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल शेल के थ्रू देखेंगे कि स्फेरिकल शेल के थ्रू कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, हाँ देखिए अब जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल कैसा होता है, जैसे अज्यूम जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जस्ट लाइक अ बैलून, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, बट एक स्फेरिकल वाला शेप कंसिडर, एक स्फेरिकल वाला शेप वो बना लेता है अपना, ठीक है। उस स्फेरिकल शेप में अगर आप चार्जेस को भरेंगे, चार्जेस को जैसे फुटबॉल है, अगर आप वहाँ पे सपोज करिए कि पिन लगा के उसमें आप चार्जेस को भर रहे हैं, तो चार्जेस को भरेंगे तो चार्जेस इनसाइड तो रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे चार्जेस प्लस 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 सारे चार्जेस, जैसे इसमें हम चार्ज को भरना शुरू करेंगे तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हुए कहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, ये ऑन द सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे चार्जेस कहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे। और सरफेस पे अगर स्टोर हो जाएंगे तो ये चार्जेस बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि एयर है और एयर इज अ गुड इंसुलेटर, इस चार्ज को बाहर फ्लो होने नहीं देगा, मीन्स लीकेज ऑफ चार्जेस नहीं होने देगा। अभी लीकेज ऑफ चार्जेस के बारे में भी पढ़ेंगे डेप्थ में, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए तो ये सारे चार्जेस आके सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज वाई हमने इसको ऐसे बनाया, यहाँ पे 2 लाइनों से रिप्रेजेंट किया है कि चार्जेस जो होंगे हमारे कहाँ पे आके फिल हो जाएंगे, यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। हमारे सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट P पे, यानी कि व्हेन P लाई आउटसाइड द सेल मींस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है ना। तो हमें पहला हमारा कंडीशन क्या है, हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा जो कि सिमेट्रिकल हो, जो कि क्या हो, सिमेट्रिकल हो। तो देखिए गॉसियन सरफेस अगर हमें कंसीडर करना हो तो हम एक बड़ा सा एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, या ये बोले कि बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, स्फेरिकल वाला पार्ट, जिसके अंदर ये चार्जेस क्या कैसे किस तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम पूरे चार्जेस के थ्रू, सारे चार्जेस इस चार्जेस के थ्रू देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की ओर, इस चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की ओर, वैसे इस वाले चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की ओर, इस वाले भी चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की ओर। और अगर हम इसके इस सरफेस के, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि सिमेट्रिकल अबाउट एनी चार्जेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर हमने बनाया तो यहाँ पे अगर इसका एरिया वेक्टर, जब बैलून को अगर आप देख रहे होंगे, बैलून में जैसे आप हवा भरते हैं तो बैलून कहाँ एक्सपेंड होता है, बाहर की ओर एक्सपेंड होता है, यानी कि उसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। जैसे फुटबॉल देखिए आप, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। एरिया वेक्टर ds क्या मान लीजिए, ठीक है ना, एरिया वेक्टर इसका बाहर की ओर होगा। तो यानी कि जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, देखिए क्या होगा, फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। और सारे के थ्रू अगर हम बात करें, यहाँ पे भी ds सरफेस, यहाँ पे भी ds सरफेस, यहाँ पे भी ds सरफेस,
हर जगह पे ds सरफेस कंसीडर कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। 3D में अज्यूम करिए, ठीक है, 3D में सोचेंगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, यानी कि फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। यहाँ से ई बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन में डी एस, और यहाँ पे किसी भी स्फेयर का, स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर कंसीडर किया ना, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि यहाँ से देखिए फाई की वैल्यू कितना हमने निकाला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हुआ, इस पूरे चार्ज को, जो पूरा का पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको हमने पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये आउटसाइड, व्हेन पी लाइज आउटसाइड द सेल, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस देखिए, इसको नोट करिए, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस के बारे में बात करें, व्हेन पी, ठीक है ना, जब ये क्या होगा, व्हेन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी कि ये पूरा ये गॉसियन जो सरफेस है ये कहाँ पे आ जाए, इसी पर आ जाए, ठीक है ना। इस केस में देखिए क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए ये आर अगर हम इसे पॉइंट पी यहीं पे कंसीडर कर ले तो इसी पे हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा, और अगर जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ई इज इक्वल्स टू सीधा फार्मूला अपना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई जो आर स्क्वायर आया था उसके जगह क्या लिख देंगे कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, तो यहाँ पे क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ई इज इक्वल्स टू, इसको और भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, या यूं कह लें कि ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है ना, क्यू बाई ए होता है। तो देखिए क्यू बाई इसको एरिया मान लिया जाए, सरफेस एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको एरिया मान सकते हैं ना कि इस स्फीयर का एरिया कितना कैपिटल है, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये भी एक टर्म आ गया, ठीक है ना। यहाँ से दो टर्म हमें सीखने को मिले। यहाँ पे देखिए कि अगर पी पॉइंट अगर सरफेस पे लाई करे तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी डिपेंडेंसी आर पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से तो वैसे बस यही फार्मूले में बस आर को सेट कर दिया जाता है, जो पिछला वाला फार्मूला डायरेक्ट किया बस उसमें आर को सेट कर दिया जाता है। अब क्या हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला। सेकंड वाला तो बहुत इजी था, इसको समझ लिया हमने। अब थर्ड वाला देख लीजिए आप, क्या हो अगर कि हम P पॉइंट को इनसाइड द गॉसियन सरफेस मान ले, ठीक है ना। P अगर कोई पॉइंट अंदर आ जाए तो क्या होगा, तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा, गॉसियन सरफेस बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। ये रहा गॉसियन सरफेस, क्योंकि P कहाँ गया इनसाइड द सरफेस आ गया, इनसाइड द सरफेस आ गया तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है ना। तो क्यू यहाँ पे बताइए चार्ज क्या है, जीरो है, यहाँ पे चार्ज जीरो है, तो हम जानते हैं कि चार्ज जीरो तो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो, यानी कि ये कह रहे सीधा कि चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। Q इज इक्वल टू जीरो, अगर Q इज इक्वल टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू, जीरो होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर अगेन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस का है। अब यहाँ पे चार्ज जीरो है, यहाँ पे अगर चार्ज जीरो तो क्यू की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो अब देखिए कि
इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यानी कि हमारा ये जो ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा हमारा डिस्टेंस, ठीक है ना, आर के अकॉर्डिंग, ये रहा हमारा डिस्टेंस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कैपिटल आर कंसिडर कर लिया जो कि सेल था, ठीक है ना, सेल में। देखिए अब देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक जीरो होगा, ऑन द सरफेस तक, ठीक है ना, इनसाइड द सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, जब तक कि हम सरफेस पे ना पहुंच जाए। और इस कंडीशन में आर सबसे ज्यादा है, आर की अगर वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे कि तीनों फार्मूला हमने निकाला है ना, ई इज इक्वल टू ये, यही वाला देख लीजिए, ये फर्स्ट केस में ये वाला फार्मूला निकाला था। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस वाले एक्सिस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, इस वाले एक्सिस को डिस्टेंस मान लिया। फिर यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और फिर उसके बाद क्या होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना, सडनली क्या, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना। ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। और यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल। आप समझिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कब तक जीरो रहेगा, जब तक कि हम कैपिटल आर रेडियस तक ना पहुंच जाए। कैपिटल आर रेडियस पर जैसे ही पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस दूर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए, अब ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। अभी इसमें सॉलिड स्फेरिकल शेल के थ्रू, सॉलिड सेल के थ्रू भी आता है, ठीक है ना, यानी सॉलिड स्फीयर के थ्रू, उसके थ्रू भी देख लेंगे क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको देखा जाएगा। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा 1 बाय 1 करके। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाएंगे, 2-2 या 3-3 करके न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। ओके, थैंक यू।